नींद नहीं आएगी, पक्का सुनो खाली थोड़ा सा। नंबर 1, जितने फॉर्मूले मैंने पिछली क्लास में बताए थे, सबसे पहले मैं उन सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिख देता हूं सो दैट सबको क्लियर रहे। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था G इक्वल टू 1/r, G इक्वल टू 1/r, या दूसरा फॉर्मूला हम इसी को बोल सकते हैं G इज इक्वल टू, एक बात बताओ, R इक्वल टू क्या पढ़े थे, रो इंटू एल बाई ए, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1/रो इंटू एल बाई ए था, तो ए बाई क्या हो सकता है, एल। सिंपल, क्लियर है सबको। आर बराबर क्या पढ़ लिए थे, बोलो आर बराबर क्या पढ़े थे, आर इक्वल टू पढ़ लिए थे रो इंटू एल बाई ए, ये एक सेक्शन हो गया था। दूसरे सेक्शन में पढ़े थे कटप्पा इक्वल टू, हाँ भाई, इक्वल टू 1/रो पढ़ रखे थे। जैसे G इक्वल टू 1 क्या, R, वैसे कप्पा इक्वल टू 1/रो। अब कप्पा को कप्पा रहने दो और रो की जगह जब रखोगे तो R इंटू ए बाई एल हो जाएगा, R इंटू, तो यहां पे लिख सकते हैं 1/r इंटू ए बाई एल है, तो L बाई ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बोलो बराबर क्या, या तो ऐसे कर दो सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट अपॉन क्या, रेजिस्टेंस, या ऐसे कर दो 1/r को कंडक्टेंस बोलते हैं, तो कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, एक ही बात है। तो हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, तो कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, ये आपका बन जाएगा। रही बात यूनिट की, तो आपको पता है जी की यूनिट क्या हो जाएगी, जी की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, जी की यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को आप महो या साइमन भी बोल सकते हैं। तो यानी कप्पा इक्वल टू हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये इनकी यूनिट्स हो गई। और उम्मीद करते हैं इतना कंटेंट तो सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कोई रट्टा मारने वाला फॉर्मूला नहीं अभी तक बताया, एकदम सीधा सीधा फंडा है भाई। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस के, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टिविटी के, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब अगर कंडक्टेंस रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस बता रखा हूं किस चीज पे, लेंथ के डायरेक्टली और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो रेजिस्टेंस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेजिस्टिविटी हो जाता है, सिंपल है, ठीक है। तो ये इतना कंटेंट क्लियर हो गया था। अब इस कंटेंट के बाद हमारा जो कंटेंट नया स्टार्ट होता है वो कंटेंट हमारा क्या कहेगा, वो कंटेंट हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। तो अगली टॉपिक हमारी बनती है मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, ध्यान से समझना क्या है कि जैसे ही आप किसी एक कंटेनर ले लीजिए, यहां देखो, देखो जल्दी से, एक कंटेनर ले लीजिए और आप इस कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड कंपोनेंट को फिल कर लीजिए। लिक्विड मतलब वो वाटर हो सकता है, वो जो भी, मेनली एक्वस सोल्यूशन ही लेते हैं तो ज्यादातर पानी ही लेंगे, तो एक्वस कंडीटर ले लिए और इसके अंदर आप 1 मोल क्या मिला दीजिए, 1 मोल क्या मिलाएंगे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। तो जब आप इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो मान लो जगह जगह पर इलेक्ट्रोलाइट ये इसके आयंस के फॉर्म में आ जाएंगे, कैटायन एनायन जो भी बनेगा। तो इस 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन की वजह से जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, द मैक्सिमम टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। द मैक्सिमम कंडक्टिविटी
of an electrolytic, 1 mole of electrolytic solution is called molar conductance. सीधी सी बात है, 1 मोल से जितनी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी उसी को हम बोलेंगे। तो अब अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो इसके लिए हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला बनता है लैम्डा एम इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस को हम लैम्डा एम से इंडिकेट करते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा, अब कप्पा से तो परिचित हो गए, कप्पा इंटू क्या कर दीजिए 1000 और अपॉन यहां पे लगा देना है एम। ध्यान रहे एम क्या बता रहा है, एम बताता है मोलैरिटी, क्या बता रहा है, मोलैरिटी, और जो कप्पा है वो क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और बताओ लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। अब ऐसे समझिए, जैसे जैसे आप इसके अंदर पानी मिलाते जाएंगे, ध्यान से सुनो भाई, जैसे जैसे आप इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, वाटर ऐड करते जाएंगे, पानी मिलाते जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। पूछो काहे? जब आप वाटर ऐड करेंगे तो जो कैटायन और एनायन है उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो घटने लगेगा। कैसे घटेगा? वाटर ऐड करोगे तो ये जो आयन है वो एक दूसरे से कहां होंगे, दूर, और हमारी दूरियां जितनी बढ़ती जाएंगी हमारा अट्रैक्शन उतना कम होता जाएगा। डिस्टेंस मेंटेन, जब हम अभी आप ना 12th में हो, 12th पढ़ रहे हो, अभी तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, सबके बिना अरे आज उससे जब तक बात नहीं होगी तो अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग गुड नहीं आ रही है, बेसिक बता रहा हूं। अब पता चला कुछ दिन स्कूल ओवर होगा तो गजब दोस्ती रहेगी कुछ दिन तक, मतलब मान चलिए किसी का 5-6 महीना रहेगा, किसी का 1-8 साल तक रहेगा, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद क्या होगा, जितनी टाइम बीतता जाएगा वो जो अट्रैक्शन था वो धीरे 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 कम होता जाएगा, और सब अपने अपने लाइफ में धीरे धीरे इतना बिजी होते जाएंगे कि जहां नई जगह जाएंगे नए दोस्त बनेंगे, पुराने वालों को कौन याद रखा, सब छूटते जाएंगे। फिर कैसे याद करेंगे? शुरुआत में जब बिछड़ोगे तो रोज मैसेज करोगे, हे ठीक हो, अरे खाना वाना खाए कि नहीं खाए, का जैसे मतलब रोज, एक दिन 2 दिन, अब जब 1 महीना होगा ना तो जो डेली बेसिस पे हो रहा था अब वो 2-4 दिन बाद मैसेज होगा, 1 साल बाद होगा तब तो फिर महीनों में याद आएगा। कई बार हम लोगों का भी फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बना है स्कूल का, और मैं 2-4 कभी मैसेज कर दिए, रिप्लाई करने भर की फुर्सत नहीं, भाई कैसे हो, ठीक हो, घूम टहल रहे हैं, सब आ भी जाएंगे, मिल नहीं सकते, यानी गेट टुगेदर नहीं हो सकता। और जब शुरुआत में थे तो अरे चलो तुम्हारे साथ घूमने चलते, कभी मतलब फ्री रहते हैं। यहाँ का कहानी वही कह रहा हूं, जब पानी मिलाओगे तो आयनों को पानी कहां ले जाएगा, दूर, और इन आयनों के बीच की डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी एक दूसरे के ऊपर लगाने वाला अट्रैक्शन उतना उतना क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। और जितना अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन जितना कम होगा तो आयनों का फ्लो, मूवमेंट उतना ज्यादा होगा। एक सेक्शन का बच्चे को दूसरे सेक्शन में जब मर्ज करते हैं, जल्दी मर्ज नहीं होना चाहता, स्टार्टिंग में भले वो उस सेक्शन से अलग नहीं होना चाह रहा था, लेकिन एक बार बन गया तो मर्ज नहीं होना चाह रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जा रही है तो जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे सब खत्म हो जा रहा है। तो यही वो कह रहा है कि जब हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करने से ये जो कैटायन और एनायन है इनके बीच की गैपिंग क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो एक बाल्टी पानी डालो, इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्ट होगी, और मिलाओ और करेगी। अच्छा, ये कब तक बढ़ती रहेगी? कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक कि आयनों के बीच का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स टेंड्स टू 0 ना हो जाए। अब मेरी आंखों के सामने जब तक कोई है तब तक मेरे ऊपर अट्रैक्शन लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। कई बार होता है कोई जा रहा है, तुम उसे सी यू टाटा बाय बाय करने गए हो, तो जब तक दिख रहा है तब तक देख रहे हो, जा रहा है, बाय बाय कर रहे हो, और कब तक देख रहे हो, मान लो बहुत तुम्हारा अट्रैक्शन बहुत उसके ऊपर आ रहा है ना, अरे कोई खास जा रहा है, तो तब तक बाय बाय करते रहोगे जब तक वो दिखेगा, और जैसे उसका दिखना बंद, तुम्हारा बाय बाय बंद। चले आओगे, क्या करोगे? क्या मतलब जाने के बाद हाथ हिलाते रहोगे? क्या गया तो बात खत्म। तो यहां का वही कह रहा है भाई, जब इनके बीच की दूरी इतनी हो जाए कि इनके बीच में ना तो अट्रैक्शन रह जाए और ना तो रिपल्सन, बस भैया जहां पर इनका अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों खत्म हो जाए, समझ लेना वहां पे क्या आ गई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई है। बस यही तो है, यानी टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अंतर सिर्फ इतना है कि मोलर कंडक्टिविटी जो था, मोलर कंडक्टेंस, हम उसे बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और जानते हो इसे किससे इंडिकेट करेंगे? लैम्डा एम नॉट से, लैम्डा एम नॉट से इंडिकेट करेंगे। और लैम्डा एम नॉट से इंडिकेट कर लेंगे तो सिंपल हम निकाल ले जाएंगे क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये ध्यान रखने गए क्या होता है, जितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोलाइट जितना कम डिसोसिएट होगा हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। अब ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें कोहलाउस लॉ की जरूरत पड़ेगी। कौन से लॉ की? कोहलाउस लॉ की जरूरत पड़ेगी। एक बात और समझिए, यहीं पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकालते हैं। कौन सी? मान लो न्यूमेरिकल में मोलैरिटी के बजाय क्या दिया हुआ है? नॉर्मेलिटी। तो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन, बस नॉर्मेलिटी यहां पे लगा देना है n। तो लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n कर देंगे, क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और ये कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है? यहां तक की बात समझ में आ गई? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डन। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे निकालते हैं, यानी कोहलाउस ने क्या बोला था, कोहलाउस का लॉ क्या था, क्या बताना चाह रहे थे, उसी चीज को हम समझते हैं निकालने के लिए। सुनिएगा ध्यान से। यानी अगर मैं कोहलाउस लॉ के अकॉर्डिंग चलूं, ध्यान से देखो, कुछ लोग अपनी दुनिया में मगन हैं, गजबे बतिया रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम समझ लेते हैं। क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? उसके लिए तो समझ गए कि आप किसी भी 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में वाटर मिलाते जाओ और तब तक मिलाओ जब तक कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती रहे, बढ़ती रहे, तब तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। चलो नमूना समझते हैं। अगर मान लो, अगर सपोज कर लो आपके पास NaCl है, भाई कौन है? NaCl। तो अब तो समझ में आ रहा है सॉलिड स्टेट में जब NaCl होगा तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो आयन कंडक्ट करते हैं ना। तो हमें NaCl को किस में बदलना होगा? आयन में। तो जब हम NaCl को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, ध्यान से देखो, तो ये बना देता है Na+ और कैसा? एक्वस। और बोलो Cl- कैसा? एक्वस। तो हमारे पास एक बन गया Na+ एक्वस और एक बन गया Cl- एक्वस। अब जैसे पानी के अंदर जाएगा लगेगा नाचने, कैटायन से और एनायन के बीच में शुरू, देखो जब तक न्यूट्रल था कौन इसको खींचिए नहीं रहा था, जैसे इसके ऊपर चार्ज आया तुरंत इसको क्या करने लगे, सब अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। तुरंत क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब जब अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? अब जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फंडा कोहलाउस ने ये बताया कि भाई साहब जितने आयन हो, नंबर ऑफ आयन इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्या? एनायन के सम को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब अगर समझ लो NaCl है तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl कैसे निकालोगे? आप बोलोगे आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na+ प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। और ये वैल्यू, यानी ये जो आयनिक कंडक्टिविटी है, ये न्यूमेरिकल में गिवन होगी पहले से, तो तुम्हें सिर्फ वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल लेना है। अगर मान लो तुमसे कह दिया कि CaCl2 है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, तो अब ध्यान से देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca डाई पॉजिटिव कर दो प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- करना पड़ेगा। ये बताओ डू कहां से पा गए? मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ कैटायन और एनायन से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पे ये कह रहा है कि अगर 1 मोल कैल्शियम होगा
तो क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे? 2। जितना कैटायन होगा उसका जस्ट डबल एनायन होगा। तो अगर कैटायन 1 मोल है तो एनायन 2 मोल होगा। लॉजिक क्लियर है? कैटायन अगर 1 मोल होगा तो एनायन कितने मोल होंगे? तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मान लो इसी तरह से AlCl3 ले लेते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3, तो बताओ क्या बन जाएगा? आप बोलोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al ट्राई पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो इसको कैसे लिख देंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव का क्या? 3। तो ये आपका हो जाएगा ये। अगर ऐसे भी संतोष नहीं हो रहा है तुमको, कुछ अलग टाइप का ले लेते हैं, A2B3 टाइप ले लेते हैं। A2B3 टाइप का कोई आयन है तो ये क्या बना देगा? 2A प्लस, कितना प्लस? 3 प्लस, और 3B कितना माइनस? 2 माइनस। तो अब बोलोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A2B3 कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ A ट्राई पॉजिटिव, लेकिन फ्रंट में क्या लगा देना है? 2 प्लस 3 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ B डाई नेगेटिव। मुझे उम्मीद है अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उनकी आयनिक कंडक्टिविटी को उनके नंबर ऑफ मोल से क्या कर देना होगा? मल्टीप्लाई कर देना होगा। जितने मोल आयन उस एक्वस सॉल्यूशन में हैं उनका मल्टीप्लिकेशन उनकी अपनी आयनिक कंडक्टिविटी से कर देना है। हर आयन की आयनिक कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे यहां पे आप सब लोग बैठे हैं, एक बात समझिएगा, मैंने कहा भाई ऐसा करें, देख मेरे को ना बहुत पैसे की जरूरत है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो? मुझे पैसा दे सकते हो। सिंपल समझो, पैसा दे सकते हो। अब अगर मैं तुमसे पैसा मांग रहा हूं, मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी इच्छा अनुसार, जैसे कई बार होता है ना, अपनी इच्छा अनुसार जो दान करना चाहो वो कर दो, ये दान पेटी रख दे रहा हूं। अब सुनो, उसमें कोई क्या करेगा? 5 रुपए डाल देगा, कोई 10 रुपए डाल देगा, कोई हजारों डाल सकता है, डिपेंडिंग किसकी कंडक्टिविटी कितनी है, कौन कितना एफर्ट कर सकता है। सिंपल सा है। स्कूल में आ जाता है कोई आ गया, कोई मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरे साथ ये दिक्कत है, तो बोल दिया भाई थोड़ा इसकी मदद कर दो। अब दान कब ज्यादा होता है? जब देख में होता है, देख रहा है लोग, देखे कै रुपया डालता है, तब तुमको डालते समय सोचना पड़ेगा, यार बेइज्जती हो जाएगी अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो। और पता चला कोई नहीं देख रहा है तो मौका मिलेगा तो में से निकालू लेंगे, तो बात अलग हो गई। जब कोई देख रहा है तो हमारा पूरा फोकस है बड़ा सा बड़ा डाले, कोई ना देख रहा है तो अंदर से आ जाएगा, यार कुछ मिल जाता तो वहीं ले लेते, इनमें से कहाँ फायदा है। तो हमें क्या करना है? हमें इनके टोटल आयंस को पकड़ना है। तो अब इसके 2 हैं और इसके कितने हैं? 3। तो हमें इन सब के मल्टीप्लाई करना। देखो ए की कंडक्टिविटी अलग होगी, लेकिन जितने भी ए होंगे सब एक जैसी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बी का कंडक्टेंस अलग होगा, लेकिन जितने भी बी होंगे सब एक जैसे होंगे, इसलिए टोटल बी से हमें क्या कर देना पड़ रहा है? मल्टीप्लाई। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मैंने कहा ना, मुझे 2 तरह से पैसे आए, कुछ लोगों ने 10 रुपए दिए, कुछ लोगों ने 20 रुपए दिए, तो मेरे पास टोटल कितने पैसे आए? नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने 10 रुपए दिए वो इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने 20 दिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटू 20 कर दो, अब दोनों को ऐड कर दो, टोटल पता चल जाएगा कितना पैसा आया। तो ये कह रहा है कि टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ये पता करने के लिए एक कैटायन ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की इंटू नंबर ऑफ कैटायन कर दो, और एक एनायन ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की इंटू नंबर ऑफ एनायन कर दो, निकल जाएगा। दैट्स गुड। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट? व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट? जैसे हमने ले लिया एसिटिक एसिड, हेलो चेक, क्या ले लिया? एसिटिक एसिड। अब बताओ, एसिटिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, और कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% टूटता, इनका तो हमें पता था। हे भाई, NaCl को पानी के अंदर डाले, 1 मोल NaCl डालोगे तो 1 मोल Na प्लस बनेगा, 1 मोल Cl माइनस बनेगा। 1 मोल CaCl2 मिलाओगे तो 1 मोल Ca डाई पॉजिटिव बनेगा, 2 मोल Cl माइनस बनेगा। क्यों पता था? क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब हम एसिटिक एसिड को डालेंगे तो यहां पर बनेगा CH3COO माइनस, और क्या बनेगा? H प्लस। प्रॉब्लम ये है, हमें पता नहीं ना कितना डिसोसिएट होगा,
जैसे अगर मान लेते हैं हमने इसके n मोल लिए तो ये 0 0 हो सकता है। अब n1 में से कितना निकल गया? अल्फा, तो यहां क्या बनेगा? अल्फा और अल्फा। अब ये अल्फा डिसाइड करेगा कि इनकी आयनिक कंडक्टिविटी कितनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट निकालना होता तब तो हम बता देते। लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड बराबर क्या हो जाएगा? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्या? H+। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं अगर 1 मोल डालूंगा तो क्या 1 मोल पूरा का पूरा एसीटेट आयन अपने आयन में टूटेगा? आंसर है नहीं टूटेगा। अरे क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि ये वीक है। अगर ये स्ट्रांग होता तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता, लेकिन ये कैसा है? वीक, और वीक पार्ट 100% टूटता। तो हमें कैसे पता चलेगा कितने मोल एसीटेट आयन सॉल्यूशन के अंदर बने हैं? इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले, इससे पहले अब यही हमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका समझना होगा। और यही है एप्लीकेशन ऑफ कोहलाउस लॉ में आ जाता है कि कोहलाउस लॉ की हेल्प से आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ कोहलाउस लॉ। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कोहलाउस लॉ क्या होता है और कोहलाउस लॉ कैसे वर्क करेगा। तो जैसे हम समझते क्या है, सबसे पहले हम कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। मतलब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन ले लिया। ऐसे समझो, हमने एक वो ले लेते हैं सोडियम एसीटेट, और उसको क्या करते हैं? सोडियम एसीटेट को HCl के अंदर ऐड कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन। ये हमें क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है। और हमें दिया क्या है? गिवन क्या क्या है? गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA। ये इतनी चीज दी है। और मैं आपको बताऊं, इतनी की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूछो क्यों नहीं होगी? क्योंकि जितने आयन हैं वो सब के सब स्ट्रांग हैं, 100% टूट जाएंगे। तो बड़े आराम से हम इनकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हम अगर इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम एसिटिक एसिड का कैसे करेंगे? इसके लिए एक इक्वेशन मेड करते हैं। जैसे देखो, हम जानते हैं CH3COOH का जब हम NaCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा CH3COONA प्लस, और ये माइनस, प्लस क्या बन जाएगा? HCl। सिंपल है। अगर ऐसा बन जाएगा तो अब इसके लिए क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड प्लस, बोलो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कौन? NaCl। और ये बराबर ही हो जाएगा किसके? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट, और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कौन? HCl। तो इस तरह से इन सब के सम के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन का बात करूं तो कैसे निकालेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या? HCl, और फिर माइनस हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। सिंपल है। अब ये चीजें आपको क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। तो इन तीनों की वैल्यू पुट कर दोगे और आराम से ये चीज आपको फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि क्या हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन बराबर क्या होगा? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड यानी एसीटेट आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H+। यही तो पढ़ाया हूं अभी।
कि अगर एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो हमें एसीटेट आयन की आयनिक कंडक्टिविटी और H+ की आयनिक कंडक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, सम। तो मैं अगर कहूं कि ये जो लिखा है और ये जो लिखा है ये दोनों बराबर हैं, एक ही चीज लिखी है, तो क्या आप विश्वास करोगे? क्यों विश्वास करोगे भैया? जादूगर हो, दिख रहा है तुमको जादू से, काहे विश्वास करोगे? ये में तुमको अंतर नहीं दिख रहा है? ये एसीटेट आयन है और भाई इतना लंबा लंबा लिखा है, कैसे एक को बराबर हो गया? आए बताओ बताओ। मान लेंगे, एज्यूम दैट वी आर मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिशियन हम लोग। चलिए सबसे पहले मानेंगे नहीं, हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले इसको ब्रेक करो, इसको तोड़ोगे तो कैसे लिख सकते हो? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन CH3COO माइनस प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na+, फिर इसको भी ब्रेक करो, प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H+ प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, ये दोनों एक साथ हो गए, ये दोनों एक साथ हो गए, ऐसे ऐसे। अब यहां पे माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं। किसका है? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na+, और यहां मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो ओपन करते ही दोनों खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए दोनों बार ब्रैकेट लगा देते हैं। आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। अब देखो, जादूगर मत बनो, साइंटिस्ट टाइप का दिमाग रख के बनाओ। देखो देखो देखो, Na- Na+ कट जाएगा, Cl- Cl+ कट जाएगा, है ना? क्योंकि जितना ये प्लस में है उतना वो क्या है, माइनस, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब बताओ क्या हो गया? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कौन, H+, यही तो बचा है। और इधर पहले से कौन था? लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। इस तरीके से अगर आप देखें तो प्रूफ हो गया, वही बात है। तो लिखने का तरीका भले अलग हो, चीज वही लिखी हुई है। तो आपको न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दी होगी और इससे प्रूफ हो रहा है एक्चुअल ये बराबर यही के है, तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, इसे हम प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से समझिए, हम ग्राफ बनाते हैं तो यहां पर हम लगा लेते हैं डाइल्यूशन। क्या ले लेते हैं? डाइल्यूशन। और यहां पे ले लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका तो ग्राफ सीधा बन जाता है। सीधा कैसे बन जाता है भाई? सीधा कैसे बन जाता है? ये लाइन जाकर के पैरेलल में ऐसे कट कर देती है। कैसे पता चला कट कर दे रही है? एक टाइम आएगा ना जब उसके पूरे के पूरे आयनों में टूट जाएंगे, तो उस समय जितनी कंडक्टिविटी होगी उसी को बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो शुरुआत में जब वाटर ऐड करेंगे तो इसका डाइल्यूशन तेजी से चेंज होगा, लेकिन उसके बाद ये लाइन लगभग लगभग क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्योंकि ये आपको पता है ना, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% डिसोसिएट। अब इनका कंसंट्रेशन लगभग लगभग क्या चलता जाएगा? कांस्टेंट। अब जितनी बार सॉल्वेंट ऐड करेंगे हर बार एक आध मॉलिक्यूल टूट के अपने पीछे वाले से क्या अटेंड कर लेगा? इक्विलिब्रिया। फिर वाटर ऐड करोगे, फिर इक्विलिब्रिया बन जाएगी, और ये इक्विलिब्रिया कंटिन्यू मैनर में बनती रहेगी, कभी उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा। इसलिए हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोहलाउस लॉ के इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से आप इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई बात समझ में? तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। और जानते हो, ये क्वेश्चन बोर्ड में कईयों बार पूछा हुआ है। ये आयन का दे दिया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और पूछा है एक की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताइए। तो आपको ध्यान देना है कि जब इनकी वैल्यू दी रहेगी तो जिस फॉर्म में लिखा हूं इसी फॉर्म में प्लस करके माइनस करके आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक का अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा एक सेक्शन खत्म हो जाता है।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की रही बात, तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अल्फा से इंडिकेट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। यानी मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर देने से जो भी वैल्यू हमारी निकल के आएगी उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कितना हुआ है वो इस हेल्प से पता चलता है। ये कोहरलाउस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर क्या 2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं वो हम बताते हैं आपको। कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान से देखिएगा, इतना समझ में आ गया सबको, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड है, ध्यान से देखिएगा, हम सारा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। अब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाता है, ध्यान से देखो कौन सा एसिड, अच्छा बताओ, अगर एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो ये जब आयन में टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, CH3COO माइनस, और बोलो क्या बनाएगा, H+, यही ना बनाएगा। तो अगर ऐसा है तो हम यहां से क्या लिखते हैं, इसका कंसंट्रेशन C, तो ये क्या हो जाएगा 0 0। अब इसमें से C में से क्या निकल जाएगा, C अल्फा, तो C अल्फा और C अल्फा, ये सब बेटा क्लास 11th की कहानी है। कौन से चैप्टर में, इक्विलिब्रिया चैप्टर में हम सब ने ये सब पढ़ा हुआ है, बेसिक है फंडा, तो आपको इतना क्लियर तो होना ही चाहिए। अब अगर मैं यहां से K निकालूं, चूंकि एसिड है तो Ka लिख दे रहे हैं, तो Ka बराबर क्या हो जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस, C कॉमन ले लें, C कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कट जाएगा, तो Ka बराबर क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, हमें अल्फा की वैल्यू यहां से पता है ना, पता है ना, तो हम इस वैल्यू को पुट करके किसी भी एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, इधर देखो करना क्या है, ध्यान से देखिए, Ka को Ka रहने दीजिए, C को C रहने दीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या कर देना है स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर है ना, और फिर 1 माइनस क्या करना है, 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कर देना है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो Ka बराबर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस अपॉन, ये तो हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा, और ऊपर की वैल्यू तो पहले पुट कर दें, ऊपर का बताओ C लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का क्या स्क्वायर, नीचे बताओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का भी क्या स्क्वायर, और यहां क्या बताया था आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब यहां से ये वाला एक वैल्यू कट जाएगा और एक कट जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका फाइनल, Ka बराबर C लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या स्क्वायर, और यहां पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। मैं आपको डेरिवेशन के लिए नहीं कर रहा हूं, आप डेरिवेशन याद करिए, ना याद करने की जरूरत है यार, दिमाग तो लगा ही सकते हैं। हमने जब अल्फा पता कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, अल्फा पता कर लिया कि अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, इतना तो पता कर लेंगे। अब कोई भी एसिड का जब डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछेगा तो ये आपको करने आना चाहिए,
कि अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो ये 0 0 होगा, C में से C अल्फा निकल गया, C अल्फा बन जाएगा। अब हम ये C अल्फा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कट जाएगा, C अल्फा स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब देखो Ka को Ka रहने दे, C को हमने क्या लिया है, C रहने देते हैं। अब बताओ यहां पर इसका स्क्वायर है ना, तो ये ऊपर 2 बार हो जाएगा और ये 2 बार है तो एक नीचे आ जाएगा, यहां से जब इससे एक कट जाएगा और इसको देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी अपॉन ये, तो ये वाला एक कट जाएगा, ये फाइनल बन जाएगा। तो आपको यही वाला ध्यान रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्लियर रखेंगे तो कई बार जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जब न्यूमेरिकल पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जब न्यूमेरिकल पूछेगा तो पहले तुम्हें क्या निकलवाएगा, कंडक्टिविटी, कप्पा, तब कप्पा से तुमको मोलर कंडक्टिविटी निकलवाएगा, क्या निकलवाएगा, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी रहेगी, तो उससे तुम्हें क्या निकालना होगा, अल्फा, और अल्फा निकाल के तब तुमसे के निकलवाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 स्टेप में लगेगा, इसलिए ये वाले फॉर्मूले आपको ज्यादा क्लियरली क्लियर कर लेने हैं, और इतना कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। ये वाला सेक्शन जो पुट है, अब इसमें अभी हम लोग को फेराडेज लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, देन थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं और गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, इन सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ये छोटी छोटी चीजें, नस्ट इक्वेशन क्या है, इतना पढ़ेंगे तो सेकेंड सीरीज, इसको सेकेंड पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आज तो फिलहाल इतना इसमें कर लेते हैं, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।